औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 601 हिजरी 1205 ईस्वी के दौरान सलीबी जब कुस्तुनतुनिया पहुंचे, उनकी वहां पर लड़ाई हो गई और तमाम ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। सलीबियों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। 602 हिजरी के दौरान दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ी। ये पहली बाकायदा मुस्लिम हुकूमत थी। इसी साल चंगेज खान ने मंगोल हुकूमत की सल्तनत कायम की और इसके बाद चीन की तरफ मुतवज्जे हुआ। सन 603 हिजरी के दौरान जलालुद्दीन रूमी बल्लग अफगानिस्तान में पैदा हुए और तुर्की में मुकीम हुए, जिन्होंने तकरीबन सूफीज़म में 30,000 मसनवी लिखी हैं। 604 हिजरी के दौरान चंगेज खान ने कोरिया और चाइना की जानिब पेशकदमी की और बहुत सारे इलाके फतह कर लिए। 1208 ईस्वी के दौरान तकरीबन 604 हिजरी के साल ही चौथी सलीबी जंग की नाकामी के बाद पोप इनोसेंट सोएम ने मुकद्दस जमीन के हसूल के लिए 5वीं जंग का मंसूबा तैयार किया। 1209 ईस्वी 605 हिजरी के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी। 1210 ईस्वी 606 हिजरी के दौरान ख्वारज़म शाह की हुकूमत का दौर शुरू हुआ। तातारी कबाइल एक बड़ी सल्तनत में तब्दील हो गए। ताजिकिस्तान के बहुत सारे इलाके उसके मातहत आ गए और उनके साथ अच्छे मरासिम कायम हो गए। यहाँ के कबाइल ने चंगेज खान को अपना सरदार तस्लीम कर लिया। अब चंगेज खान की हुकूमत रूस तक पहुंच गई। 607 हिजरी के दौरान चंगेज खान ने चीन हुकूमत को शिकस्त दी और उसको अपने मातहत कर लिया। 609 हिजरी के दौरान शेख सादी एक बहुत बड़े शायर के तौर पर जाहिर हुए। 609 हिजरी के दौरान पोप इनोसेंट सोएम ने 5वीं सलीबी जंग की तैयारी के लिए पैगाम पूरे यूरोप में रवाना कर दिया। 1214 ईस्वी 610 हिजरी के दौरान चंगेज खान ने चीन हुकूमत पर हमला किया था, लेकिन उनके दरमियान सुलह हो गई। इस सुलह के बाद चंगेज खान का असर तकरीबन पूरे चीन तक फैल गया। 611 हिजरी के दौरान सुलह के बावजूद चंगेज खान ने चीन पर हमला किया और चीन के बड़े दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया और चीन को अपने मातहत कर लिया। इसके बाद कोरिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। यूरोप में अभी तक सलीबी जंगों की कोशिश जारी थी और पिछली नाकामियों से सीखने के ऊपर बहस भी हो रही थी। यही वो दौर है जब यूरोप में यहूदियों के खिलाफ बहुत सारा गम और गुस्सा पैदा होना शुरू हो गया। 1215 ईस्वी 611 हिजरी मैग्ना कार्टा का साल है। इस तहरीर और मुआहदे के मुताबिक आने वाले हिक्मरान अब अवाम की राय के बगैर सारे फैसले नहीं कर सकेंगे। हुकूमती अमूर में अवामी राय शामिल की जाएगी। ये यूरोप की तारीख में एक अहम मोड़ है। 612 हिजरी के दौरान चंगेज खान ने चीन को मुकम्मल फतह कर लिया था। उसके बाद कोरिया भी उसके मातहत आ गया। ये फतवाहत करने के बाद इस साल चंगेज खान वापस अपने इलाके आ गया। 612 हिजरी के दौरान पोप इनोसेंट सोएम का इंतकाल हो गया था। इस दौरान मजहबी रहनुमाओं ने यह महसूस किया कि यूरोप में मजहब की अहमियत को उजागर करने के लिए नए लोग भर्ती होने चाहिए और उनको तबलीग के लिए मामूर किया जाना चाहिए। इसकी खातिर बहुत सारे स्कूल कायम किए गए और उनको मजहबी तालीम दी गई। 613 हिजरी में यूरोप में 5वीं मुकद्दस जंग की तैयारी मुकम्मल हो गई। लोग मुतहरक होने लगे और मुकद्दस सरजमीन की तरफ रवाना होने लगे। 1218 ईस्वी 615 हिजरी के दौरान अयूबी हिक्मरान अल आदिल की वफात हुई। इसके बाद अल कामिल जानशीन हुआ। इस साल चंगेज खान ने ख्वारज़म शाह की जानिब खत भेजा। मेरे पास घोड़े, फौज और सोने की कानें बहुत हैं। चीन जैसे वसी मुल्क को फतह कर चुका हूँ, इसलिए मैं डर कर नहीं कह रहा, बल्कि मैं तुम्हारे मुल्क में तिजारत का ख्वाहिशमंद हूँ। ख्वारज़म शाह ने तोहफे कबूल किए और तातारियों को तिजारत की इजाजत दे दी। ख्वारज़म के मामू ने एक रोज तातारी ताजरों को लूट लिया। ये तातारी ख्वारज़म शाह के पास गए और उन्हें सारा माजरा सुनाया। ख्वारज़म शाह ने उनका मसला हल करने के बजाय उन पर गुस्से हुआ और उन्हें कत्ल कर दिया। इस काफिले की खबर चंगेज खान तक पहुंची। चंगेज खान ने इसका बदला लेने का इरादा कर लिया और वस्ती एशिया की तरफ रवाना हुआ। इस साल यरूशलेम की तरफ जितने भी सलीबी आए थे, उनमें से बहुत सारे लोग बदजन होकर वापस चले गए। बहुत सारे सलीबियों ने मुत्तहद होकर अल आदिल को जुज़वी तौर पर शिकस्त दी, लेकिन मुकम्मल फतह याब ना हो सके। 616 हिजरी के दौरान चंगेज खान ने वस्ती एशिया की तरफ पेशकदमी की और तकरीबन मौसम गर्मा में मंगोलिया से वस्ती एशिया की जानिब अपनी फौज के साथ रवाना हो गया। इसकी फौज में तकरीबन 1 लाख फौजी थे। फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करके रखा था। फौज का हर हिस्सा अपने एक बेटे के हवाले किया और मेन कमान अपने पास रखी। 1220 ईस्वी 617 हिजरी फरवरी के महीने में चंगेज खान ने दरियाए सायर अबूर किया। दारुल हुकूमत समरकंद और बुखारा फतह कर लिया। तमाम सरकारी इमलाक और दीगर तबाह कर दी गई।
तमाम सरकारी और गैर सरकारी लोगों को मैदान में बुलाया गया। वहां इन सब को कत्ल करके इनकी लाशों के ढेर बनाकर फतह का जश्न मनाया गया। ख्वारज़म शाह अलाउद्दीन के इंतकाल के बाद जलालुद्दीन जानशीन हुआ। जलालुद्दीन मंगोलों के हमले से इंडिया भाग गया। चंगेज खान ने तकरीबन 20,000 फौजी उसके पीछे इंडिया रवाना किए। मंगोलों ने भेरा, मुल्तान और लाहौर तक हमले किए। चंगेज खान ने जब ख्वारज़म शाह के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, इसके खौफ से ख्वारज़म शाह कहीं भाग गया और रिवायत के मुताबिक किसी जजीरे में जा छुपा और वहीं मर गया। बहुत सारे तारीखदानों ने तातारियों के बारे में लिखा कि तातारियों की खुराक हर किस्म के जानवर थे। दाना नमा खुराक का तस्वुर ना था। मजहब नाम की कोई चीज ना थी। बस दिन होते ही सूरज को सजदा करते थे। निकाह का कोई तस्वुर नहीं था। वो हर किसी की खबर ले लेते, मगर उनकी जासूसी कोई नहीं कर सकता था। हिलाल हराम में कोई फर्क वो नहीं करते थे। 617 हिजरी के दौरान दमियात पर बहुत सारे सलीबियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन इस मकाम पर उनके आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए और इन इख्तलाफात के बायस बहुत सारे सलीबी वापस यूरोप चले गए। 618 हिजरी के दौरान तकरीबन माह जनवरी में मोहम्मद ख्वारज़म शाह का इंतकाल हो गया। चंगेज खान वादी सिंध पहुंचा और जलालुद्दीन को शिकस्त दी। सलीबियों को इस साल मिस्र में शिकस्त हुई। शिकस्त के बाद उन्होंने सुलह के मुआहदे किए और वापस यूरोप चले गए। 1224 ईस्वी 621 हिजरी वो साल है जब इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फ्रेडरिको की बुनियाद पड़ी। तारीख के हिसाब से यूरोप की यह तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसी साल फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इनकी आपस में बड़ी जंग शुरू हो गई। 622 हिजरी के साल अब्बासी खलीफा अबू नसर अज़ाहिरी की खिलाफत शुरू हुई। इससे पहले 34वें अब्बासी खलीफा अल नासिरुद्दीन उल्लाह वो आखिरी अब्बासी हुक्मरान था जो बासर था और इसके दौर में बगदाद में कदरे इस्तेहकाम था। 623 हिजरी के दौरान जलालुद्दीन ने फौज इकट्ठी की और मंगोलों से बदला लेने की खातिर फारस की तरफ हमला किया। इस साल चंगेज खान को मालूम हुआ कि मंगोलिया में बहुत सारी जंगें पैदा हो गई हैं। इन जंगों के खात्मों के लिए और बगावतों के खात्मों के लिए चंगेज खान को वापस मंगोलिया जाना पड़ा। 623 हिजरी के दौरान शेख सादी मदरसा निजामिया बगदाद के तालिब इल्म हुए। इस साल 35वें अब्बासी खलीफा अल ज़ाहिर बिल्ला 10 जुलाई 1226 ईस्वी को इंतकाल कर गए। 624 हिजरी में फारस में जलालुद्दीन और मंगोलों की आपस में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जलालुद्दीन को बदतरीन शिकस्त हुई और वो वहां से भागकर पिशावर आ गया। मंगोलों ने उसके पीछे फौज भी रवाना की, लेकिन कामयाब ना हो सके। 624 हिजरी के दौरान तकरीबन 8 अगस्त को चंगेज खान का इंतकाल हो गया, जिसके बाद मंगोल हुकूमत उसके 4 बेटों में तकसीम होगी। चंगेज खान दूसरों के लिए एक तूफान की मानद था और एक आफत की मानद था, लेकिन अपने लोगों के लिए वो बहुत रहमदिल और बहुत दरियादिल था। तारीख के मुताबिक चंगेज खान ने मंगोल हुकूमत के लिए सादा कावानीन मुरतब किए। खवातीन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। गरीब और मुलाजिम पेशा अफराद पर टैक्स कम कर दिए। अंदरूनी और बैरूनी तिजारत को परवान चढ़ाने की भरपूर कोशिश की और हिमायत की। नशोनुमा के मौसम में जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी। मंगोलों की आपस की लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। बड़े ओहदे अपने वफादारों और रिश्तेदारों के हवाले किए। चंगेज खान फौज को 10, 100, 1000 और 10,000 के गिरोह में तकसीम करके रखता था। इस तरह से उसकी फौज मुनज़्ज़म रहती थी। चंगेज खान मजहबी आज़ादी का कायल था। मंगोल लिखाई को तरवीज दी। मरने से पहले ओगादाई को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इंतकाल के बाद चंगेज खान को मंगोल में खुफिया तौर पर बेनिशान कब्र में दफनाया गया। 625 हिजरी के दौरान रिवायत के मुताबिक छठी मजहबी जंग शुरू हुई। इसमें यूरोपीय लोग आए, लेकिन उनको बहुत ज्यादा फतूहात हासिल नहीं हुई। 626 हिजरी के दौरान सलीबियों ने यह महसूस किया कि जंग के जरिए यरूशलेम हासिल करना मुश्किल है, सिर्फ बातचीत से अगर मुमकिन है तो हो सकता है। ये सोचकर सुल्तान अल कामिल के साथ बातचीत की, जिसके बाद अल कामिल और सलीबियों के दरमियान 18 फरवरी 1229 ईस्वी को अगले 10 साल तक जंग बंदी का मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के मुताबिक साहिली इलाकों पर ईसाइयों की आबादियों को कुछ नहीं कहा जाएगा। यरूशलेम के बैतुल मक़दस वाले इलाके मुसलमानों के पास रहेंगे। इसके अलावा बाकी जगहों पर ईसाइयों को आने की आज़ादी होगी। मार्च को फ्रेडरिक दोयम ने यरूशलेम का दौरा किया और मई को वापस यूरोप चला गया। यूरोप जाकर फ्रेडरिक ने यह जाहिर किया कि सलीबी मकसद फौज और पॉप की मर्जी के बगैर भी हल हो सकता है। 1230 ईस्वी 627 हिजरी के दौरान चंगेज खान के जानशीन ओगादाई ने फारस खुरासान पर हमला के लिए मुशावरत की और 30,000 फौज के साथ रवाना हो गया और तकरीबन 1230 ईस्वी के दौरान उसकी फौज दरियाए आमू अबूर कर गई, जो फारस और रूस के दरमियान वाक़ था। 628 हिजरी के दौरान ओगादाई की फौज रे पर काबिज हो गई और मुसल्लह गिरोहों को भेजकर हमदान और कुम पर भी कब्जा कर लिया। फिर यहां से करमान और फारस की जानिब फौजें रवाना की, जिन्होंने काबिल को भी फतह कर लिया।
629 हिजरी के दौरान चंगेज खान के बेटे तुलाई खान का इंतकाल हो गया। रिवायत के मुताबिक उसको जहर दिया गया। 1235 ईस्वी 632 हिजरी के दौरान मंगोलों ने कश्मीर पर हमला करके वहां अपना हुकूमती निजाम कायम कर लिया। पेशावर पर भी हमला किया और वहां जलालुद्दीन को शिकस्त दी। 632 हिजरी में अब्बासी मुस्तनसर बिल्ला ने चांदी के सिक्कों पर मोहर लगवाई ताकि सोने के सिक्कों के एवज चांदी के सिक्कों में भी तबादला किया जा सके। 633 हिजरी में सुल्तान के बाद उसकी बेटी रजिया ने हुकूमत संभाली, जो इस्लाम में पहली हुकूमत करने वाली खातून के तौर पर जानी जाती हैं। 635 हिजरी के दौरान मंगोल बातू खान ने रूस, हंगरी, पोलैंड पर हमला किया और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों को गोल्डन हार्ड के नाम से जाना गया और ये बाद में इस्लाम के फैलाव में अहम रास्ता बना। 636 हिजरी के दौरान फर्डिनैंड ने कर्तबा मस्जिद को गिरजाघर में तब्दील कर दिया। वहां से मुसलमानों का तकरीबन मुकम्मल खात्मा हो गया। मंगोलों ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। इस साल सलीबी फ्रेडरिक दोयम और मलिकुल कामिल के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। 638 हिजरी के दौरान मंगोलों की कार्रवाइयां लाहौर तक पहुंच गईं। 639 हिजरी में चंगेज खान के तीसरे बेटे ओगादाई का इंतकाल हो गया। ओगादाई ने अपने दौर में जितनी भी फतुहात की उसको अपनी सल्तनत में शामिल किया और अपनी सल्तनत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा चीन, दूसरा हिस्सा मुस्लिम दुनिया और तीसरा हिस्सा तुर्क और ईसाई दुनिया का नाम दिया। इन 3 हिस्सों में आपस में राब्ते के लिए डाक का निजाम भी कायम किया। 640 हिजरी के दौरान मंगोलों ने जब क्राइमिया फतह कर लिया, इसके बाद बातू खान ने सेंट्रल एशिया की तरफ जासूस भेजे और अगले हमलों की तैयारी शुरू कर दी। यहां से बातू खान ने यूरोप की तरफ भी जासूस भेजे और वहां के हालात जानने की कोशिश की। 643 हिजरी के दौरान शाह शम्स तबरेज का इंतकाल हो गया। 643 हिजरी के दौरान यूरोप में मजहबी लोगों को बहुत दुश्वारियों का सामना रहा। लोग मजहबी लोगों से मुतनफिर होने लगे और मजहबी लोग अब हिक्मरानों से, जंगजू अफराद से और अवाम से खौफजदा होने लगे और मजहब की अहमियत को उजागर करने की कोशिश करते रहे। 643 हिजरी के दौरान तातारियों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा तकरीबन 1 साल तक रहा। उसके बाद मिस्रियों ने यरूशलेम वापस अपने कब्जे में ले लिया। 646 हिजरी के दौरान स्पेन में मुसलमानों का इक़्तिदार कम होते हुए आखिरकार गरनाता तक ही महदूद हो गया। 648 हिजरी के दौरान शिया आलिम दीन अल्लामा हिल्ली इराक के शहर हिल्ला में पैदा हुए। इस साल चाइना में जदीद बंदूक का इस्तेमाल हुआ जिसमें गन पाउडर इस्तेमाल होता था। तकरीबन आधी सदी के अंदर ये यूरोप तक पहुंच गई और जंग में लड़ने के तरीकेकार में इस्तेमाल होने लगी। तारीख के मुताबिक इसी साल इंग्लिश राजर बेकन ने अदसा बनाया जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने में मदद देता था, लेकिन तारीख ये कहती है ये अदसा चीन में इससे भी पहले इस्तेमाल हुआ करता था। 649 हिजरी के दौरान तुलाई खान के बाद मंगोल सियासत के मुताबिक इक्तदार उसके बेटों में तकसीम हो गया। मंगू खान ग्रेट खान मुकर्रर हुआ। 650 हिजरी के दौरान इटली में बैंक सिस्टम काफी जदीद हो चुका था। इस दौरान सोने के सिक्कों की शक्ल में बैनुल अक़वामी करेंसी मुतारिफ की गई। फ्लोरेन का नाम दिया गया इस करेंसी को। इस फ्लोरेन की मदद से बैंकर मुख्तलिफ ममालिक में लेन देन आसानी से कर सकते थे। यूरोप में ये करेंसी इतनी मकबूल हो गई कि बहुत सारे मुल्कों के बादशाह भी इन बैंकों से कर्जा लेने लगे। 652 हिजरी के दौरान मार्को पोलो की पैदाइश हुई, जो पहला शख्स था जिसने यूरोप से एशिया और एशिया से चाइना तक का सफर किया और वापस अपने मुल्क इटली पहुंचा। 653 हिजरी 1255 ईस्वी के दौरान मंगोल सरदार मंगू खान ने अपने भाई हलाकू खान को तकरीबन 2 लाख फौज हवाले कर दी और यह हुक्म दिया कि बाकी मांदा मुस्लिम दुश्मनों के खात्मे के लिए कोशिश करें। मंगू खान ने हलाकू खान को यह हिदायत भी की कि सबसे पहले वो खौफजदा करे और उनको पैगाम भेजाए, अगर कोई शख्स हथियार डाल दे तो उसके साथ नरमी से पेश आए और जो हथियार न डाले उसका खात्मा कर दिया जाए। इस साल बातू खान का इंतकाल हो गया। 654 हिजरी के दौरान हलाकू खान ने फारस पर हमले किए और वहां से इस्माइली हुकूमत का खात्मा किया और इसके बाद इराक की जानिब मुतवज्जे हुआ। 655 हिजरी 1257 ईस्वी के दौरान हलाकू खान ने नवंबर में बगदाद का सफर किया और अपनी फौज को तकसीम करके बगदाद के अतराफ से हमले शुरू किए। हथियार डालने का कहा मगर 29वें अब्बासी खलीफा अल मुस्तासिम ने इनकार कर दिया। 656 हिजरी 1258 ईस्वी के दौरान मंगोलों ने पूरी तैयारी के साथ बगदाद पर हमला कर दिया। इसके मुताबिक तकरीबन 29 जनवरी को मंगोल कमांडर ने किला का मुहासरा कर लिया। 5 फरवरी को दीवार के पास पहुंच गए। इस दौरान अब्बासी अल मुस्तासिम ने मुज़ाकरात करने की नाकाम कोशिश
कोशिश की। फरवरी 10 को बगदाद ने हथियार डाल दिए। 13 फरवरी तक मंगोल फौजी बगदाद में फैल गए और तबाही का सिलसिला शुरू कर दिया। चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने 2 लाख फौज के साथ 10 मुहर्रम को बगदाद पर हमला किया, जिसके साथ अब्बासी दौर का खात्मा हो गया। 40 रोज तक बगदाद तबाही की आंधी में घिरा रहा। मंगोलों से सिर्फ वही लोग जान बचा सके जो किसी खाई या कुएं में छुप गए और कई दिनों तक छुपे रहे। 20 मुहर्रम 27 जनवरी को 37वें खलीफा को घर वालों के साथ मंगोलों ने कत्ल कर दिया। इसी दौरान मंगोलों ने हमले के दौरान बगदाद की लाइब्रेरी तबाह कर दी, मस्जिद, घर, सरकारी दफातर तक लूट लिए। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख से ज्यादा या कम से कम 90,000 तक अमवात हुई। खलीफा को गिरफ्तार कर लिया और ये कत्लो गारत के मनाजिर उसे दिखाए गए। तारीख के मुताबिक बगदाद की तबाही बहुत बड़ी तबाही है जिसको कोई भी मुसलमान आम अंदाज में बयान नहीं कर सकता। बगदाद पर हमले के दौरान मंगोलों ने मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया, उनके बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, उलमा के साथ क्या जुल्म किया, इसको आम और सादा अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। 657 हिजरी के दौरान मुसलमानों का कोई मरकजी खलीफा नहीं रहा। इसी साल मंगोलों ने अपनी फतवाहत जारी रखी। बगदाद के बाद अब वो शाम की तरफ मुतवज्जे हुए। रास्ते में अयूबी हुकूमत का भी खात्मा कर दिया। 658 हिजरी के दौरान मंगोलों ने फरात अबूर किया, हलब पर कब्जा किया। अब इसके बाद उन्होंने दमिश्क पर हमला करना था। यहाँ पर मंगोल कबाइल को शाम में शिकस्त हुई, जिसको मिस्र के सुल्तान ममलूक ने शिकस्त दी। जिसके बाद मुसलमानों में यह तासुर खत्म हो गया कि मंगोलों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुसलमानों की जान में जान आई और उन्होंने दोबारा लड़ने की कोशिश की। इस साल हलाकू खान ने मिस्र की जानिब खत भेजा और हथियार डालने का कहा और बगदाद जैसा हाल करने की धमकी दी। इस दौरान मंगू खान का इंतकाल हो गया, जिसके बाद नए खान के इंतखाब के लिए हलाकू खान को मंगोलिया वापस जाना पड़ा और इसी साल फिर इसी वाकयात की वजह से हलाकू खान वापस मंगोलिया की तरफ रवाना हो गया। अब शाम से मिस्र के दरमियान मंगोलों और ममलूक के दरमियान जंग हुई। इस जंग में मंगोलों को बदतरीन शिकस्त हुई और उनकी बहुत सारी फौज को तबाह कर दिया गया और इस फौज के गवर्नर को भी कत्ल कर दिया गया। 660 हिजरी में मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया का इंतकाल हुआ, जिन्होंने बरसगीर में सहरवर्दी सूफी सिलसिले की बुनियाद डाली। मंगोल में मंगू खान के बाद किबलाई खान मंगोलों का ग्रेट खान मुंतखब हुआ। इसके बाद हलाकू खान वस्ती एशिया वापस आ गया। ममलूक हुकूमत पर मुनज़्ज़म हमले की तैयारियां की। इस दौरान रूस में मंगोल किंग बर्क खान, जो कि मुसलमान हो चुका था, उसने हलाकू के मुसलमानों पर हमले की मजम्मत की और हलाकू खान पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब तारीख ये कहती है कि मंगोलों के अंदर एक शख्स मुसलमान हुआ, अब उसने मंगोलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। 661 हिजरी के दौरान ईरान और रूस के दरमियान पहाड़ी इलाकों में हलाकू खान और गोल्डन हार्ड मंगोल सरदार बर्क खान के दरमियान जंग में हलाकू खान को शदीद नुकसान हुआ और जंग मंगोलों की आपस में पहली जंग थी जो मंगोल सल्तनत की तकसीम की अलामत बनी। इस जंग के बाद हलाकू खान बहुत कमजोर हो गया, उसकी फौज भी कम रह गई। इस थोड़ी सी फौज के साथ उसने ममलूकों के साथ जंग की, लेकिन नाकाम रहा। रिवायत के मुताबिक 662 हिजरी में बहुत सारे तातारी मुसलमान होने लगे, जिसकी वजह से तातारियों का अजाब कम होना शुरू हो गया। 663 हिजरी 1265 ईस्वी के दौरान तकरीबन 8 फरवरी 1265 को मंगोल हुकूमत के हाकिम हलाकू खान का इंतकाल हुआ। उसको आर्मिया झील ईरान में खुफिया तौर पर दफन किया गया। हलाकू खान की वालदा एक ईसाई थी और हलाकू खान की अपनी एक बीवी भी ईसाई थी, जो उनको मुसलमानों के खिलाफ उकसाती थी। तारीखी अंदाजों के मुताबिक हलाकू खान का इतना बड़ा फैसला मुसलमानों के खिलाफ इनकी वालदा और इसकी ईसाई बीवी की वजह से हुआ। 664 हिजरी 1266 ईस्वी के दौरान बैरक खान का इंतकाल हो गया, जो गोल्डन हार्ड का पहला हुक्मरान था, जिसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम और मुसलमानों की हिमायत में हलाकू खान से जंगें की और मुसलसल जंगें करता रहा और मंगोलों को कमजोर किया। यूरोप में मजहबी सरबराहों ने 8वीं सलीबी जंग का आगाज भी कर दिया और उनका ऐलान भी कर दिया। 665 हिजरी 1267 ईस्वी के दौरान इंडोनेशिया में पहली मुस्लिम हुकूमत कायम हो गई। इस साल फ्रेंच लुइस नोहम ने तकरीबन 24 मार्च 1267 ईस्वी को सलीब उठाई और लोगों को सलीबी जंग के लिए उकसाया और इकट्ठा करने लगा। 668 हिजरी 1270 ईस्वी के दौरान लुइस 1 जुलाई को सलीबी फौज लेकर ट्यूनिस की जानिब रवाना हो गया। तकरीबन 18 जुलाई को ट्यूनिस पहुंचा और वहां सलीबियों की छावनी कायम की। कुछ दिन गुजरने के बाद मौसम के सबब बीमारी की वबा फैली, बहुत सारे सलीबी मारे गए। मौसमी हालात के पेश नजर लुइस नोहम भी खुद बीमार हो गया और इसी दौरान ट्यूनिस के सुल्तान से मुआहदा किया, जिसमें सलीबियों को इस इलाके में आज़ादी के साथ तिजारत की इजाज़त दे दी गई। 1271 ईस्वी के दौरान मार्को पोलो ने एशिया का सफर किया। इस साल सलीबियों की मुसलमानों से बहुत बड़ी जंग हुई
उस जंग में शिकस्त खाने के बाद सलीबियों ने यह भी सोचा कि मंगोलों के साथ इत्तेहाद किया जा सकता है और उन्होंने उनसे राब्ता करने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद सलीबी वापस यूरोप चले गए। 1273 ईस्वी 671 हिजरी के दौरान जलालुद्दीन रूमी का तुर्की में इंतकाल हो गया। 1274 ईस्वी के दौरान मजहबी ईसाइयों ने बहुत सारे हुक्मरानों को सलीबी जंग के लिए उकसाने की कोशिश की, लेकिन यूरोप के बहुत सारे हुक्मरान और सरदारों ने इसकी मुखालफत की। कोई इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, जिसकी वजह से सलीबी जंग का इरादा खत्म हो गया। 1275 ईस्वी के दौरान 674 हिजरी में इटली में पैदा होने वाला मार्को पोलो किबलाई खान के दरबार में पहुंच गया। किबलाई खान ने उसे पसंद किया और उसको चाइना में मालूमात इकट्ठी करने के लिए रवाना किया। किबलाई खान ने मार्को पोलो से बहुत सारे सरकारी काम लिए और फायदा उठाया और उसको बड़ी कदर की निगाह से देखा। 674 हिजरी के दौरान इंग्लैंड की हुकूमत ने यहूदियों पर सख्त पाबंदियां आयद की। उनकी पहचान के लिए 7 साल से बड़े हर यहूदी को पीला शनाख्ती बैज लगाने का हुक्म दिया। इस दौर में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ बहुत सारा गम और गुस्सा देखा गया और उनके खिलाफ पाबंदियां भी लगाई गईं। 678 हिजरी के दौरान चंगेज खान के पोते किबलाई खान ने चाइना को अपनी हुकूमत में लिया और बीजिंग को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। 1280 ईस्वी 679 हिजरी के दौरान एक शिया आलिम अलामा हिल्ली का इंतकाल हो गया। इस साल चार्ल्स की क़ियादत में सलीबी लोग इकट्ठे हुए और सफर के लिए रवाना भी हुए, लेकिन यूरोप में आपस में खाना जंगी की वजह से ये सिलसिला आगे न चल सका। 1281 ईस्वी वो साल है जब सलीबी जंगों का मुकम्मल खात्मा हो गया। इसके बाद यूरोप से कभी सलीबी जंगों की आवाज नहीं आई और न ही लोग इसकी खातिर मुत्तहिद हुए। यूरोप का पूरा रुझान तकरीबन मुख्तलिफ हो चुका था। लोग मजहब से बहुत मुतनफिर हो चुके थे। इस दौर में यूरोप के मजहबी तबकात ने अपनी शानो शौकत को अब खतरे में देख लिया था। 1284 ईस्वी 683 हिजरी के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इतनी तरक्की कर चुकी थी, अब उसने अपने मातहत छोटे छोटे कॉलेज बनाना शुरू कर दिए। 699 हिजरी 1290 ईस्वी के दौरान दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ी। ये बुनियाद जलालुद्दीन खिलजी ने रखी और उसके दौरे हुकूमत का आगाज हो गया। 1290 ईस्वी के दौरान पुर्तगाल में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्ब्रिया की बुनियाद पड़ी। इसी साल किंग एडवर्ड अव्वल ने यहूदियों को इंग्लैंड से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। 690 हिजरी 1291 ईस्वी के दौरान स्विट्जरलैंड ने होली रोमन शहनशाहियत के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर लिया और आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। 1292 ईस्वी 691 हिजरी के दौरान शेख सादी का इंतकाल हो गया और उनको ईरान के शहर शिराज में दफन किया गया। 694 हिजरी के दौरान तातारियों के बादशाह हाजान बिन अदगून बिन ऐफा बिन हलाकू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद इसके लश्कर में भी इस्लाम फैलने लगा। 695 हिजरी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का दौरे हुकूमत शुरू हुआ। 1298 ईस्वी 697 हिजरी के दौरान तुर्की में तुर्क उस्मान अव्वल ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। 700 हिजरी 1301 ईस्वी दौरान तुर्क उस्मानी इतनी मजबूत हो गए थे, अब उन्होंने अपनी हुकूमत को वुसअत देने की कोशिश की और हमले करके निकिया पर भी कब्जा कर लिया।